नमस्कार, टीच विद E4 में आपका स्वागत है। हमारे आज के पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में टीच विद E4 एक एक्सपीरियंशियल अप्रोच जो स्टूडेंट्स और स्कूल को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिलती है और टीचर्स को सपोर्ट मिलता है। जब दोनों मिलकर एक अच्छे गाइडेंस के साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। तो आज टीच विद E4 के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं स्मार्टो एक्सपीरियंशियल स्कूल के फाउंडर एंड प्रिंसिपल मिस्टर ज्योतिष खन्ना। तो आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे टीच विद E4 के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या उनके व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं। एक जो हमारा प्राइमरी एज होता है बच्चों का, स्टडी का स्टार्टिंग होता है प्ले वे स्कूल्स का, कैसे उनके क्या व्यूज़ हैं, किस तरह से वो बच्चों को मैनेज करते हैं स्कूल लेवल पर और कैसा उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा। ज्योतिष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। हाँ जी सर, जैसे कि आप ये स्कूल चलाते हैं स्मार्टो एक्सपीरियंशियल, तो हमने देखा है कि इस कंपटीशन में आपके बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छा उनको गाइडेंस दी और वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए उस इवेंट में। तो सर, टीच विद E4 के करिकुलम को, कंटेंट को आपने अपने स्कूल में अप्लाई किया है, तो मैं जानना चाहूँगी कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। क्या आपने कुछ अपने स्टूडेंट्स में कुछ चेंजेस या कुछ इम्प्रूवमेंट क्या आपने देखी है? देखिए, इसका जो सिंपल आंसर है ना, दैट इज़ अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें कि टीच विद E4 के पहले क्या था और टीच विद E4 के बाद में क्या था जी, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। टीच विद E4 का कंटेंट या एसोसिएटेड बुक्स आने से पहले हमारे पास डेली के कुछ चैलेंजेस थे, जैसे क्या टीच करना। टीचर के पास स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस नहीं थी। आज क्या टीच करना है, कैसे करना है। हम टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हुए थे। नया क्या हम दे सकते हैं, हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं था। मैथ्स को बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ कैसे पढ़ा सकते हैं, या हम फोनिक्स को, इंग्लिश रीडिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स को कैसे हम बच्चों में डाल सकते हैं, उन लाइफ स्किल्स कैसे उनको सिखा सकते हैं। लाइफ स्किल्स होती हैं जो डे टू डे अपनी लाइफ को जीने के लिए जो एक्टिविटीज़ बच्चे को आनी चाहिए, जो चीज़ें आनी चाहिए, वो हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं जी। हर कोई जानता है कि सिखाना क्या है, पर कैसे सिखाना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेथड क्या है सिखाने का जी। और किस एज में क्या सिखाना चाहिए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एज एप्रोप्रिएट कंटेंट जी को सिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम आजकल देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे को कलर्स की एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, नंबर्स की एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, सिंपल नंबर्स की। जी, वो कर सकता है फर्स्ट क्लास का बच्चा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास को हम कलर्स थोड़ी सिखा रहे हैं, हम एक्टिविटी के नाम पे एक्टिविटी उसको हम कलर्स की करवा रहे हैं। तो टीच विद E4 के साथ जुड़ने पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि हमें इंटरनेशनल कंटेंट मिला। वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल्स में क्या प्रैक्टिसेस होती हैं और किस एज में क्या सिखाया जाता है, उसकी नॉलेज हमें मिली जी। अब जैसे हम 3 साल के या 4 साल के बच्चे को बेड मेकिंग, कैसे अपना बिस्तर सेट करना है, कैसे स्ट्रॉ से पानी पीना है 3 साल के बच्चे को, जूस कैसे पीना है, ठीक है, अपने बर्तन सिंक तक कैसे लेकर जाने हैं, ये हम सिखा रहे हैं जी। और विद स्टेप बाय स्टेप मेथड सब चीज़ें दी होती हैं कि हाँ जी, पहले ये कराना है, फिर ये कराना है, ये एक्टिविटी है, ये वीडियो है, इसका ये वीडियो दिखाना है, ये सॉन्ग चलाना है। एवरीथिंग इज़ देयर। ये मटेरियल चाहिए क्लास में, एवरीथिंग इज़ देयर। LKG UKG क्लास को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जी, उससे बड़ी क्लासेस को फायर सेफ्टी। तो ये सब टॉपिक स्टेप बाय स्टेप एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में और बड़े सिस्टमेटिक वे से जी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फोनिक्स हैं, मैथमेटिक्स का कंटेंट है जी, अदर सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी एक्सपीरियंशियल वे में हम कैसे पढ़ा सकते हैं जी, उस सब चीज़ों की नॉलेज हमें टीच विद E4 से मिलती है। और दूसरी बात, लाइफ स्किल्स सबसे इम्पॉर्टेंट है।
लाइफ स्किल से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स, छोटे छोटे कॉन्टेस्ट्स जो इंटर स्टेट लेवल पे टीच विद E4 करा रहा है, जिससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को एनालाइज करने का, अपनी प्रतिभा का आकलन करने का कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं जी। तो वो कंपटीशन के बहाने बच्चा अपनी लर्निंग को तेज करता है, सीखने की कोशिश करता है जी, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। तो इस तरह से टीच विद E4 हमें हेल्प कर रहा है और पहले और आज में बहुत ज़्यादा हमने फ़र्क देखा है। आज हम किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहते। हमारे बच्चे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो प्राइजेस लेकर आते हैं। स्कूल को भी 2 बार बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है जी, ठीक है ना जी। लेकिन पहले वो नहीं था, बहुत फ़र्क था। टीच विद E4 क्या है कि हर एक, चाहे वो कोई भी मतलब एज ग्रुप का स्टूडेंट हो, उसमें हेल्प करता है कि किस तरीके से उसके हर एक एरिया पर वर्क किया जाए। स्पेशली जो प्ले वे स्कूल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सिलेबस नहीं होता है बच्चों का, लेकिन टीच विद E4 प्ले वे स्टूडेंट्स के लिए जो है पूरा फुल सिलेबस विद एक्टिविटी, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे बच्चा क्रिएटिव कुछ कर सकता है, छोटी छोटी चीज़ों को सीख सकता है, वो सब चीज़ें टीच विद E4 आपको देता है और आपने वो एक्सपीरियंस भी की हैं। एंड सर आप कितने सारी आपके सामने क्लासेस होती हैं, बहुत सारे आपके सामने बच्चे होते हैं और हर एक क्लास में हर एक तरह का माइंड होता है बच्चों का, तो कैसे आपको लगता है या कौन सी एज ऐसी आपको लगती है, जैसे कि एलिमेंट्री के होते हैं, सेकेंडरी के होंगे या सीनियर सेकेंडरी के, तो कैसे स्टूडेंट्स का आपको लगता है कि इनको ज़्यादा टफ होता है पढ़ाना, या कह सकते कि थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होती है वो एज? सबसे पहले तो मैं टीच विद E4 का धन्यवाद करना चाहूँगा। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आप लोगों ने बनाया जहाँ पे आप एक्सपीरियंशियल एजुकेशन दे रहे हैं और प्लस बच्चों के बड़े हेल्दी कॉन्टेस्ट्स करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपने बनाया। देखिए ऐसा है कि आपने क्वेश्चन करा कि कौन सी क्लास ज़्यादा टफ है या कौन सी एज क्राइटेरिया ज़्यादा टफ है बच्चों के लिए, टीचर के लिए या स्कूल के लिए। तो देखो ऐसा है, हर लेवल पर अलग तरह के चैलेंजेस हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कोई ज़्यादा टफ है या कोई कम टफ है, पर यस हर लेवल पर अलग चैलेंजेस हैं। हाँ, लेकिन जो प्राइमरी लेवल है ना, उसकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली किसी और लेवल से ज़्यादा है। द रीज़न इज़ कि जब तक बेस अच्छा नहीं होगा तब तक आगे का काम नहीं हो सकता है। और अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा ना खर्चा जाए, और या एक्सपेंस तो चलो एक अलग बात है, हर आदमी का अपना बजट है, बट स्कूल एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी नहीं देते। वो सोचते हैं कि वही सब रिपीटेड चीज़ या वही सब कॉमन चीज़ें बच्चा पढ़ता है, और आने वाले टाइम में जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट करेगा या ग्रेजुएट करेगा वो एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इन रियलिटी जो बेस आपका अगर कमज़ोर है ना, तो ऊपर की इमारत आप उस पर नहीं खड़ी कर सकते। अगर बच्चे की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसको बेसिक्स ही बहुत कमज़ोर है, उसको इंग्लिश पढ़नी समझनी नहीं आती है, उसको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है, तो आगे की जो जर्नी है बच्चे की बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम प्राइमरी लेवल पर बच्चे को एक लिमिट से ज़्यादा एफर्ट लगाएं और प्रेशर ना दें, बड़ा सॉफ्टली, और बच्चे के इंटरेस्ट बेस्ड चलने दें, उसको देखने दें कि कहाँ उसका इंटरेस्ट है, क्या वो करना चाहता है, बट हम उस पर फोकस करें और उसके बेसिक्स को, एटलीस्ट फंडामेंटल्स को क्लियर करने में हम बच्चे की पूरी हेल्प करें, पूरी मदद करें। ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। देखो स्टेजेस सब इम्पॉर्टेंट है, एलिमेंट्री एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी इम्पॉर्टेंट है, आगे पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे अपने अलग तरह के चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। और दूसरी बात जो अभी आज का सिनेरियो हम देखते हैं जी, हमारी जो 10th तक की एजुकेशन है वो हमारी कॉमन चलती है, हर बच्चे के लिए सेम चीज़ पढ़नी है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन आ जाती है। लेकिन हम जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं स्पेशलाइजेशंस के साथ। द रीज़न इज़ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसी एजुकेशन ले रहे हैं जिसमें वो सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? यस सर। ठीक है, वो उसको कहीं पर भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली ग्रैस्प करना और फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमने ग्रैस्प तो कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन साइड में हम गए नहीं जी, तो वो एजुकेशन अधूरी रह जाती है। यस सर। ठीक है, हमने कॉम्प्रिहेंशन कर लिया
लेकिन उससे पहले एप्रीहेंशन होना जरूरी है, हमें फील करना जरूरी है प्रॉब्लम को। ठीक है ना, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना, आप सोफे पर बैठे हैं, आपके माइंड में इस सोफे का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा, क्या एक्सपीरियंस, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप इस सोफे पर बैठे हैं और आपको इस सोफे पे बैठने का एक्सपीरियंस 10 साल बाद भी याद रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मे बी कि जैसे कि हम कहीं बैठे हैं तो एक वहाँ का एटमॉस्फेयर या रिलैक्सिंग मोड वहाँ पे नहीं, आप 10 साल पहले अपने या 20 साल पहले अपने स्कूल की किसी चेयर पे बैठी थे, बट क्या वो चेयर आपको आज भी याद है कि मैं वहाँ बैठी थी और मेरे को कैसा फील हो रहा था? यस, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लेकिन अगर उस चेयर में कोई कील लगा है और आपको वो कील चुभ जाए जी तो शायद आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा जी, और अगर कील चुभा और आपने उसको इग्नोर कर दिया तो शायद आपको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, आप बैठे हैं और आपने फील किया है, दैट इज एप्रीहेंशन। आपने जस्ट एप्रीहेंड किया, ओके मैं सोफे पर बैठी हूँ और ये मेरा फीलिंग है अभी का। लेकिन अगर आप उसके बारे में थोड़ा लंबे समय तक सोचते रहे, क्या कलर था, कैसी हवा आ रही थी, आप उसके इर्द गिर्द और बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा जी। तो सबसे पहले फील करना और उस फीलिंग को समझना, उसको एप्रीहेंड करना जी। ठीक है ना। अभी क्या होता है ना कि हम स्कूल्स में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करते हैं, हम बच्चे को सिचुएशन को फील ही नहीं करने देते। यस सर। हम कहते हैं क्वेश्चन रट लो, या ये चीज़ ये ताजमहल था और वो बड़ा ब्यूटीफुल था और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप याद कर लो। जी जी, मैं हमने वो ताजमहल देखा ही नहीं, उसको फील ही नहीं किया और हम उसको कॉम्प्रिहेंड करने लगे और फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं जी। ट्रांसफॉर्मेशन में हम जा ही नहीं रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, फिर उसके बारे में ऑब्जर्वेशन अपनी नहीं बना रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो एजुकेशन अधूरी रह जाती है। तो नॉर्मली हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंड करते रह जाते हैं। तो कोई भी लेवल है, अगर हमारा लर्निंग साइकिल कंप्लीट हो जाए, हम फुल साइकिल लर्निंग ले लें, तो ऑटोमेटिकली उसमें रिजल्ट आने लगता है। जी, तो लर्निंग साइड में जैसे आप कह रहे हैं लर्निंग का प्रॉपर पूरा सर्कल होना चाहिए। लर्निंग में जैसे कि हमारे, अगर हम एजुकेशन, हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर क्या है, एक जो हमारा ट्रेडिशनली कहें तो रोट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग या इनोवेटिव थिंकिंग उस पर फोकस नहीं किया जाता। बहुत सारे अभी शायद कुछ अवेयरनेस है, जैसे कि टीच विद E4 है जो इस तरफ काम कर रहा है कि ज़्यादातर बच्चों पर क्या है, क्रिटिकली उन्हें सोचने पर या एक इंटरेक्टिव या इनोवेटिव तरीके से उन्हें सोचने को, या उनका काम ऐसा हो कि वो क्रिएटिव चीज़ों पर ध्यान दे, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग पर। तो जैसे कि आपका स्कूल है या फिर बाकी बहुत सारे आपने भी स्कूल देखे होंगे, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि रोट लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या इस तरह की लर्निंग ही स्कूल्स में एक होता है, बच्चों को ABCD शुरू से लिखवाना शुरू कर देते हैं कुछ स्कूल्स में, है ना। तो वो एक पैटर्न होता है कि बच्चों को अच्छे तरीके से, एक अच्छे से उसका प्रोसेस हो तो उसके माइंड में अच्छे से बैठ सके। देखो ऐसा है, रोट लर्निंग पूरी तरह से बुरा नहीं है जी। एक इन्फेंट है, छोटा बच्चा है। प्याजे ने भी अपने थियरीज में बताया है कि एक छोटी एज में बच्चा रोट लर्निंग ही करता है, जब तक मेंटल लेवल उसका डेवलप नहीं हुआ है वो करेगा भी क्या जी, वो रटेगा ही सही, पर वो छोटी छोटी चीजें रटते हुए उसका कॉन्सेप्ट तक पहुंचाना स्कूल की जिम्मेवारी है जी। ठीक है ना। अभी क्या है ना कि हमने टारगेट ही ये बना लिया है कि बच्चे को याद होना चाहिए। हमने एजुकेशन का उद्देश्य ये बना लिया है कि बच्चे को याद हो जाना चाहिए, और वो याद अगर करा है और आप एग्जाम में सही लिख पाए हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। हमने मापदंड ये बना लिया है उसको चेक करने का, पैरामीटर ही हमारे के बेस पर ही हम बच्चे को चेक करते हैं। बट इन रियलिटी वो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स ले रहा है सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है जी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हो ही नहीं सकता, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैव डिफरेंट स्पेशलिटी। वो मार्क्स लेकर आ रहा है बट कोई दूसरा पर्सन मार्क्स नहीं ले पा रहा, वो किसी और तरफ चल रहा है, उसका दिमाग वो कुछ और कर रहा है जी। तो एक्सपीरियंस की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन रियलिटी। बच्चे आगे लाइफ में आगे वो बढ़ते हैं जो कुछ
ज़्यादा एक्सपीरियंस ले पाते हैं, ज़्यादा लोगों से मिल पाते हैं, ज़्यादा अलग अलग तरह की परिस्थितियों में जिनको सर्वाइव करना आ जाता है, वो लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो इन रियलिटी अभी आपका क्वेश्चन ये था कि रोट लर्निंग, जी, ठीक है ना, तो रोट लर्निंग बुरा नहीं है, रोट लर्निंग एक शुरुआत है। दूसरी बात, किसी समय में रोट लर्निंग इम्पॉर्टेंट था और एक लिमिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने की वजह भी थी। अगर आप आज से 100 साल पहले भी चले जाएं तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस नहीं थे। जी, तो हमें अगर किसी डेटा को सदियों तक स्टोर रखना है तो हमें उसको पहले याद करना। चलो लिखने की हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं लगभग 7-8 हज़ार साल से, ठीक है। उससे पहले 10,000 साल पहले चले जाएं तो कोई लिखने का भी कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई तरीका नहीं था। रामायण भी गाई गई, लिखी नहीं गई, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे और सही ढंग से समझेंगे, रामायण को कभी लिखा नहीं गया था। ये एक मिथ है कि रामायण लिखी गई थी, वाल्मीकि जी ने उसको गाया था और आगे अपने वाल्मीकि बनाए थे जो उसको सरयू तट पे गाते चले जाते थे, ठीक है ना। स्तुति और श्रुति के थ्रू जो है ना वो उसको याद रखते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो एक व्यक्ति कंठस्थ कर लेता था, उसको याद कर लेता था पूरी को, वो आगे 10 को और बताता था, फिर वो आगे 10 को और बताते थे। वो उसको समझे या ना समझे पर उसको पूरा को कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे, ताकि वो मैसेज आगे पास होता चला जाए, ठीक है। जिसको समझना है वो समझ लेगा। तो उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी यही अवेलेबल थी किसी चीज को याद रखने की, जी। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम समझने में ही पूरा समय गवा देते, हो सकता है हम भूल जाएंगे उसके श्लोक या ओरिजिनल चौपाइयाँ हम उसकी भूल जाएंगे। तो उसको याद रखने के लिए हमने उसको रट लिया और आगे फैलाना शुरू कर दिया। उसको गाने के तरीके से या उसको किसी भी तरीके से हमने आगे उसको 1000 लोगों को बताया, फिर उन्होंने आगे 1000 को बताया, करते करते वो 10,000 साल तक सरवाइव कर गया ग्रंथ, ठीक है। सब तक पहुंच के फिर बीच में समय आ गया जब लिखने लग गए उसको, ठीक है। तुलसीदास जी ने लिखी, कंबन ने लिखी, बहुत लोगों ने लिखी। लिखने का चलन यहीं से शुरू हुआ, या इससे पहले हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कब पहली बार लिखी गई, तो बहुत अलग अलग फॉर्म्स में लिखी गई। तो वो समय था जब रोट लर्निंग एक लिमिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पे थी। फिर लेकिन वो आदत बनी हुई है, आज भी हम रट रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है। हम सब कुछ हनुमान चालीसा और राम जी की आरती और बहुत कुछ हम याद करके रखते हैं, हम समझते नहीं है। लेकिन आज हमें ज़रूरत नहीं है याद करने की। आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हम पल भर के कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आज उसको समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, एनालाइज करना, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना, क्या सही है क्या गलत है, जी, कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कहाँ नहीं कर सकते, आज उन चीज़ों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हम अपने स्कूल में इसी चीज़ का हमेशा प्रयास करते हैं कि हम जितना बच्चों को समझाने पर फोकस करते हैं और उनको मौका देने की कोशिश करते हैं हमेशा कि आप मुद्दों को, कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने की कोशिश करो। जी। अब वो जमाना गया। अब देखो ना, सीबीएसई ने ट्रायल लिया इस बारी। किस चीज़ का ट्रायल लिया? ओपन बुक एग्जामिनेशन का। जी। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी बच्चे एग्जामिनेशन में बुक लेकर आ सकते हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें उसको निकालना आना चाहिए। तो अब एजुकेशन, वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बहुत बदल रही है, कॉन्टिन्यूस इस चीज़ का प्रयास हो रहा है कि हम एजुकेशन को पूरा जो है ट्रांसफॉर्म कर सकें। बट प्रॉब्लम ये है, अगर हम ट्रेडिशनल माइंडसेट लेकर चलेंगे तो वो थ्योरेटिकली एजुकेशन बदलेगी, प्रैक्टिकली बदलने में 100 साल लग जाएंगे और 100 साल तक कुछ नया आ जाएगा। हम आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020 में, वो अगर हम इतनी स्लो स्पीड से अप्लाई करेंगे तो अगले 100 साल में वो अप्लाई होगी। 100 साल बाद तो सिचुएशंस ही कुछ और होंगी, जी, उस समय की नीड कुछ और होगी। रूट लर्निंग के बारे में बात करें तो मतलब एक टीचर्स का क्या रोल रहता है कि बच्चों की कंसेप्ट कैसे क्लियर करे? अगर रूट लर्निंग, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें रट्टा मारकर ही कुछ चीज़ें याद होती है ना, तो बहुत सारे स्कूल्स में देखते हैं वो टेबल्स लर्न करने, वो ऊंची आवाज़ में वो अल्फ़ाबेट्स बोलने, टेबल्स लर्न करने, वो रूट लर्निंग, ठीक है। लेकिन बच्चों के, जैसे कि आपने बताया कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है कि हम अभी भी रट्टे मारे, अभी कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए। और आपने बताया कि जो बेसिक हमारी
बेस होता है बच्चे का, वहाँ पर ज़्यादा जोर देना चाहिए ताकि वो आगे आने वाली स्टेजेस में इजीली क्या है काम कर सके, पढ़ सके इजीली। तो कंसेप्ट उसके बेसिक हैं जो बचपन में ही क्लियर होने चाहिए। तो फिर एक प्लेवे स्कूल में बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर करना, तो वो आप कैसे मतलब करते हो? देखो, टीचर्स के लिए यही है कि जो बच्चे रटने जिनको पसंद है जी उनको रटने दो। आई सेड कि रोट लर्निंग बुरा नहीं है, स्टार्टिंग है, लेकिन हमें रोट लर्निंग से कॉन्सेप्ट तक पहुंचना जरूरी है। रटने दो, बट अगर हम अपना इवैल्यूएशन बदल दें, हम बच्चे के मार्क्स ही ना लगाएं जो उसने रट के लिखा है उसके बेस पे, तो ऑटोमेटिकली एक थोड़ा सा एक ऐसा सीन क्रिएट होता है, एक माइंड मेकअप होने लगता है बच्चे का कि रटने का फायदा तो है नहीं। हम इवैल्यूएट क्या कर रहे हैं जी, उसी के बेस पर सब कुछ होता है, ठीक है ना जी। हमने लास्ट लक्ष्य बच्चे को क्या दे दिया है? अभी बच्चे के पास लास्ट लक्ष्य ये है कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो बच्चा मार्क्स की दौड़ में भाग रहा है। वो रटेगा, जैसे भी करेगा, मार्क्स आएंगे, रट के आएंगे, और कोई तरीका नहीं है मार्क्स लाने का। वो रट के ही आएंगे, कॉन्सेप्ट से नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इस हिसाब से पूछे जा रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे। कुछ एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ कॉन्सेप्ट की बात होती है, ठीक है ना, IITs के एग्जाम्स हैं, कैट के एग्जाम है, वो आप रट के दे ही नहीं सकते। लेकिन बोर्ड के एग्जाम वो रट के ही दिए जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जी, 2-3 साल में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। बच्चे को पता है इन घुमा फिरा के नहीं क्वेश्चन में से आना है, और कॉन्सेप्ट पूछते ही नहीं। कॉन्सेप्ट पूछते हैं तो बच्चे ने ऑलरेडी याद किया होता है, रटा होता है, ठीक है ना। डीजल इंजन का अगर क्वेश्चन आ गया तो ओके दिस इज द स्टेप प्रोसेस, लेकिन बच्चे के हाथ में या सामने उसको डीजल इंजन दे दो तो वो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, ठीक है, उसने रट लिया है। तो हमें टारगेट चेंज करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन का क्या क्राइटेरिया है, उसी के बेसिस पर सब कुछ हो सकता है जी। इसमें मतलब अगर हम ये जो चेंज करें तो फिर कहाँ से, मतलब कैसे हम शुरुआत करें, या क्या कहाँ पर ध्यान दें? टीचर्स का उसमें ज़्यादा रोल रहेगा या पेरेंट्स का भी रोल रहेगा? इन्वायरमेंट कैसे काम करेगा कि अगर हम जो है बच्चे की इवैल्यूएशन पर को चेंज करें? देखो, लर्निंग में ना 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 एनवायरनमेंट, नंबर 3 उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो स्कूल्स और पेरेंट्स के थ्रू होती है जी। तो 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, स्कूल, तीनों का ही रोल चाहिए बदलने के लिए। स्कूल बदल दे, पेरेंट ना बदलना चाहे तो प्रॉब्लम है जी। स्कूल और पेरेंट दोनों बदल दें, लेकिन आपका जो समाज है वो आपको ना जीने दे तो प्रॉब्लम है जी, ठीक है ना। हम बहुत बार एफर्ट करते हैं, हम कुछ ऐसा करने की कई बार कोशिश करते हैं कि जो बच्चे के लिए अच्छा होता है, लेकिन पेरेंट को भी लग रहा होता है कि शायद स्कूल अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, हाँ, ठीक है ना। पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया जाता है कई बार, आसपास के उसके परिवार वाले नहीं जीने देते, वहाँ तो बच्चे को आया ही नहीं, 1 to 50 काउंटिंग ही नहीं आई, हाँ, ठीक है। दूसरे स्कूल में बच्चा जा रहा था, वहाँ तो 1 to 50 बच्चा तुरंत सुना देता है, हाँ, ये होता है, ठीक है। हाँ। अरे भाई, 3 साल 4 साल के बच्चे को 1 to 50 काउंटिंग याद कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, या 5 साल के बच्चे को वो याद कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नंबर सिस्टम समझ में आना इंपॉर्टेंट है। नंबर्स है तो क्यों है, याद तो कर ही लोगे आप, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर लोगे, लेकिन ये नंबर्स क्यों हैं, वो कैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट पे अगर हम फोकस कर रहे हैं, भाई मैंने कहा कि स्कूल, खाली पेरेंट या खाली एनवायरनमेंट कुछ नहीं कर सकता, सभी का सपोर्ट जरूरी है, सबको। तो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो, उसमें गवर्नमेंट सिस्टम, अभी NEP 2020 के बहाने बहुत सारे चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाते हैं जी। जो स्कूल करना चाहे वो कर सकता है कि हाँ जी NEP में आ गया, तो ये अब गवर्नमेंट गाइडलाइन है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले पेरेंट कह देते थे जी, आज से अगर 2020 से पहले अगर कोई स्कूल प्रयास करता था एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के लिए, तो पेरेंट्स फटाक से एक ही बात बोलता था, ठीक है बच्चे को आ तो गया, लेकिन 10th में बोर्ड के एग्जाम कैसे क्लियर करेगा ये बता दो जी। एक ही क्वेश्चन होता कि ठीक है आपने एक्सपीरियंशियल बना दिया, बच्चे को धुरंधर बना दिया, हर चीज़ में बना दिया, लेकिन 10th में बोर्ड के एग्जाम कैसे क्लियर करेगा, इतनी बात बता दो आप,
चलो ठीक है, NEP के बहाने अब हम बोल देते हैं कि नहीं 10th में बोर्ड के एग्ज़ाम तक चीज़ें बदल जाएंगी, बदलनी चाहिए, उम्मीद करते हैं हम, ठीक है। और सरकार से आग्रह भी करते हैं कि जो बात पॉलिसी में लिखी गई है वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाए जी। बट यस, योगदान सबका चाहिए, कोई भी एक व्यक्ति अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है जी, ठीक है ना, और घड़े घड़े से सागर भरता है जी। ठीक है। तो स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। यस। तो हमें शुरुआत कर देनी चाहिए जहाँ भी जिस भी लेवल पर हो सकती है, और शुरुआत में हमें एंड टारगेट जो है ना वो सही देना है बच्चे। हमें उसको ये नहीं कहना कि यू आर लर्निंग फॉर द मार्क्स और फॉर द करियर। अभी यहाँ एक पेज और भी है, मोस्ट ऑफ द पीपल किस लिए एजुकेशन ले रहे हैं? कौन सा अपना लाइफ में अपना इनका गोल है, कोई करियर बनाने के लिए, लाइफ में सक्सेस। अगर एक व्यक्ति बीटेक पे 6 लाख रुपए लगाता है तो क्या टारगेट है उसका? कि उसे अच्छी जॉब कितने रुपए की जॉब मिले? 6 लाख रुपए या 10 लाख रुपए अगर बीटेक पे लगाए हैं तो आपका क्या टारगेट है? भी उसका 6 लाख अगर उसे लगाया तो उसका 20-25 लाख या इससे ज्यादा का उसका पैकेज होना चाहिए। उसका पैकेज होना चाहिए। हाँ। तो हमने पैसा एजुकेशन पे तो नहीं लगाया जी, हमने तो इन्वेस्ट किया वो पैसा। हमने बच्चे को शुरू से ही सिखा दिया बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, ROI अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज मत। ये कोर्स कर 7 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। ये कोर्स कर इतने रुपए लगेंगे और इतने की नौकरी मिलेगी। बच्चों तो हमने बच्चे के दिमाग में क्या फिट पहले वो फिट किया हुआ है। हमने क्या फिट कर दिया? हमने तो ROI फिट कर दी। एजुकेशन पे तो पैसा नहीं लगाया, वो तो हमने इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में या कहीं पे भी। आप मान लो एजुकेशन मार्केट में इन्वेस्ट किया फॉर अ बेटर ROI। तो होता क्या है ना कि ऐसी एजुकेशन लेने के बाद जिस दिन बच्चे को ROI मिल जाता है वो एजुकेशन छोड़ देते। बहुत सारे लोग टारगेट अचीव होने के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। ठीक है, आज आपने PhD करी प्रोफेसर बनने के लिए, प्रोफेसर बने आप और पढ़ना बंद। आपने IAS बनने के लिए पढ़ाई करी, आपने 10-15 लाख रुपए लगाए, IAS बने, पढ़ाई बंद जी। जिस दिन वो उस जॉब में चले जाते हैं उसके 1 साल के बाद आप उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेना, नहीं पता होते। उसका रीजन है हमने बच्चे के दिमाग में पहले से ही ROI बसा दिया। 2 ही चीजें हैं, मार्क्स या पैकेज। ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब, मार्क्स या पैकेज, 3 ही चीजें। टारगेट अचीव, मेहनत करना बंद। बट एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो चलता ही रहेगा जी। आपको पढ़ते ही रहना है। आपको टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, टारगेट कोई था या नहीं था, आपने पैसा अपनी एजुकेशन में लगाया, वो एजुकेशन आपके अपने लिए है, आपके करियर के लिए नहीं है, आपकी अर्निंग के लिए नहीं है, वो तो अपने आप आ जाएगी जी। एक बारी आपने सही कदम रख लिया तो पैसा तो हाथों की मैल है, अपने आप आने लग जाता है, या सक्सेस तो अपने आप आने लगती है, बशर्ते आपने सही ट्रैक पकड़ लिया हो, आपने एजुकेशन को अपने लिए किया हो। आज का समय रेगुलर अपडेट रहने का समय है जी। कब कौन मार्केट से आउट हो जाता है पता नहीं चलता। आज मार्केट इतनी वास्ट है, इतनी अपडेटेड है कि वो आपको 1 सेकंड में आउट कर देगी। आप सोच रहे हैं कि आपको अपडेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपका टारगेट आपको अचीव हो गया, आपको मनपसंदा जॉब मिल गई है। इस चीज़ की संभावना है कि अगले 5 साल के बाद या तो आपको प्रमोशन लेने के लिए नाक रगड़नी पड़ेगी या आपको आउट कर दिया जाएगा। फिर आप जागेंगे, फिर आप दोबारा से किताब उठाएंगे। तो एजुकेशन का जो गोल है ना, अगर हम वो सही कर लें तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएंगी। हमें फिर NEP की ज़रूरत नहीं है, हमें गवर्नमेंट पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चे के दिमाग में सिर्फ इतना डाल दें कि बेटा एजुकेशन आपको अपने लिए लेनी है, थॉट प्रोसेस को उनके, और पेरेंट के दिमाग में डाल दें कि एजुकेशन आपके बच्चे के लिए है, ना कि बच्चे के करियर के लिए, ना कि बच्चे के एग्ज़ाम के लिए, बच्चे के अपलिफ्टमेंट के लिए है, आपकी इमेंसिपेशन के लिए। तो पेरेंट या बच्चा परवाह ही नहीं करेगा कि एग्ज़ाम में क्या आएगा या गवर्नमेंट पॉलिसी 10th में क्या होगी या बोर्ड का एग्ज़ाम कैसा होगा, बस पास करना है ना, पास करके आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों से ना लाइफ रुकती है जी, ना कुछ रुकता है, जबरदस्ती का मिथ बनाएंगे।
वापस आती हूँ, जैसे कि प्राइमरी स्टूडेंट्स के हैं आपके पास स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टूडेंट्स के सामने सर बहुत सारी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको पढ़ाते टाइम बहुत फेस करनी पड़ती हैं। कुछ बच्चों को जैसे अभी ने बताया कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तो उस टाइम आपके क्या एफर्ट्स रहते हैं एज अ टीचर, आपके क्या एफर्ट्स रहते हैं अगर कुछ बच्चे को समझ नहीं देखो, प्राइमरी स्टूडेंट्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है दैट इज़ अटेंशन डेफिसिट। जी। बच्चे का अटेंशन स्पैन पानी के बुलबुले के बराबर है। कब अटेंशन देने लगता है और कब उसका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता। हमारे पास 3 साल के बच्चे का अराउंड 3 मिनट का अटेंशन स्पैन है, 5 साल के बच्चे का अराउंड 5 मिनट अटेंशन स्पैन है। इससे ज़्यादा वो अटेंशन ले ही नहीं पाता है। पीरियड्स अगर बड़े हैं जी तो प्रॉब्लम है। उसका पहला सॉल्यूशन हम ये करते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ को 4-5 अलग अलग तरीके से बताते हैं ताकि एक चीज़ में अगर बच्चा अलर्ट नहीं था तो दूसरे तरीके में वो सजग हो जाए, जागरूक हो जाए, ठीक है। एक्सपीरियंशियल साइकिल का पूरा यूज़ करते हैं हम। पहले बच्चे को सिचुएशन को फील करवाते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करने का मौका देते हैं, फिर उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या कॉम्प्रिहेंशन करवाते हैं, फिर उसको हम कुछ उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी भी करवाने की कोशिश करते हैं जिससे कि उसका लर्निंग साइकिल कंप्लीट हो जाए। तो कंपैरेटिवली रिजल्ट बेटर आ जाते हैं। 100% गारंटी किसी भी चीज़ में नहीं होती बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। कुछ नहीं पता कि कौन सा बच्चा क्या चीज़ पढ़ना पसंद करता है, किस तरह से पढ़ना पसंद करता है, ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट क्या है और किस मेथड में है, वी डोंट नो। बट यस, कंपैरेटिवली जो सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे के साथ है वो अटेंशन का है जी। और दूसरा उसके शरारतीपन की वजह से सबसे बड़ा चैलेंज आता है। अब शरारत को रोकने के, कम करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो जो चलता आया है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, हाथ में डंडा लिया और दे दनादन, ठीक है। अब वो जमाना नहीं है कि हम दे दनादन कर सकें। समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, हर समय अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो अब समय है प्यार का। बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको प्यार से हम उसको गाइड कर सकें कर लें जी। उसका एक और तरीका होता है, उससे अंदर अगर एक लिमिट से ज़्यादा एनर्जी आपको लग रही है, एनर्जी को थोड़ा डिफ्यूज़ किया जाए, उसको ग्राउंड में भगाया जाए, ठीक है। एनर्जी डिफ्यूज़ करनी है, थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो वो टिक के बैठ जाएगा, धीरे धीरे आदत बनने लग जाएगी। एक उम्र के साथ देखो ऑटोमेटिकली सब लोग सेंसिबल हो जाते हैं जी, ठीक है ना। एक एज होती है जब एक एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है तो आप बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम एज सच नहीं दिखती बिकॉज मेरा मानना यही है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, ठीक है ना। अभी कोई बहुत ज़्यादा उनका लेवल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो गया कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं हैं प्राइमरी में, छोटी प्रॉब्लम्स हैं जी। बट हाँ, वो छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पर है, उनका जो परसेंटेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। यानी अब 30% के आसपास बच्चा आपको शरारत करता मिलेगा जी, तो परसेंटेज ज़्यादा होता है। हाँ, अगर उसको स्ट्रिक्टली रखो तो डिसिप्लिन्ड हो जाता है बच्चा, और डिसिप्लिन्ड, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना इस एज में गलत है, मेरा ये भी मानना है। आप ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए ना तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को जीना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ स्कूल्स में मैं देखता हूँ बच्चे को डरा धमका के डिसिप्लिन कर देते हैं, हो जाता है बच्चा डिसिप्लिन, डर पैदा हो गया। लेकिन वो डर से ही चलना उसने सीख लिया, उसने सीख लिया कि डर है तभी चलना है, बिना डर के चलना ही। तो वो बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक डर जिंदा है तब तक तो चलते हैं, अपना इंटरनल सेल्फ मोटिवेशन लूज हो जाता है, कुछ नया नहीं कर पाते, डर होता है कि नहीं इससे मना ना हो जाए, हाँ इससे मना ना हो जाए, या वो डर से ही चलते हैं। अपना मोटिवेशन नहीं रहता कि मुझे करना है तो क्यों करना, क्योंकि एक शरारती बच्चा बस उनके दिमाग में ये है कि पापा की मार पड़ेगी तभी, और एक लेवल के बाद वो उसको भी बाईपास कर जाते हैं, परवाह ही नहीं करते, अरे मार ही पड़ेगी ना। हाँ, तो शरारती बच्चों का ये रहता है, उन्हें करना है वो चीज, पढ़ने दो, मार ही पड़ेगी ना, कोई बात। तो वो जो डर वाला मेथड है ना वो एक लेवल तक काम करता है, और उस लेवल के बाद आप बाईपास कर जाते हैं, ठीक है ना। एक आदमी को जेल का डर कब तक है बताओ मुझे,
जब तक वो जेल नहीं गया। जब तक वो जेल नहीं गया। बिल्कुल सही। जिस दिन वो जेल चला जाएगा वो कहेगा ओ यही है ना, मेरे को जाना भी आ गया, आना भी आ गया, अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता जी। तो डर का तो यही है, हमने डंडा मारा, जब तक वो स्टिक उसको दिख रही है तब तक तो वो काम कर रही है, ठीक है ना। जिस दिन वो लगनी शुरू हो जाएगी आप बाईपास कर जाएंगे। तो इसलिए आज का समय डर का नहीं है, हमें बच्चे की इंस्टिंक्ट को ही जगाना है कि पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है भाई, अपने लिए पढ़ना है, हम किसी डर से नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए सर कि सिलेबस होता है बच्चों का, और प्राइमरी स्कूल तक ये भी होता है कि बच्चों का सिलेबस भी कवर कराना है, उसके साथ उनके हर फील्ड का, उनके हर एरिया के डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं उनमें कोई कमी ना रह जाए। ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक चीज़ में अच्छा हो, हर एक चीज़ में पारंगत हो। तो उसके साथ एक्टिविटीज़ भी वो टाइम टू टाइम परफॉर्म कराते हैं, चाहे बाहर की हो, स्कूल्स की हो, तो सभी करवाते हैं। लेकिन साथ ही सिलेबस को भी कवर कराना, साथ ही एक्टिविटीज़ को भी मेंटेन करना, तो कैसे आप बैलेंस कर पाते हैं? क्या ज़रूरी है सिलेबस पहले ख़त्म करवाएं या एक्टिविटीज़ बीच में करवाएं, वो भी करवाएं, तो कैसे आप बैलेंस करते हैं? देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, सिलेबस एंड करिकुलम, ठीक है ना। सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। अभी जो आप बात कर रहे हैं दैट इज सिलेबस, वो पूरी तरह से एकेडमिक्स से जुड़ा है कि जो पाठ्यक्रम डिसाइडेड है, हमने जितना पार्ट डिसाइडेड है हमने उतना करवा देना है। अच्छा ठीक है भाई, सेमेस्टर 1 में इतना आना है, सेमेस्टर 2 में इतना आना है, या इस साल इतना आना है, ठीक है। दूसरी बात आप कर रहे हैं एक्टिविटीज़ की, और तीसरी बात आप कर रहे हैं कि पेरेंट्स या लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा इसमें भी आगे हो, इसमें भी आगे हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसी बात को पकड़ लेते हैं जी, ठीक है। ये संभव नहीं है कि हर बच्चा हर चीज़ पे आगे हो जाए, ठीक है ना। लोग मानने लगते हैं कि अच्छा भी मेरा बच्चा फिजिकली भी बहुत अच्छा हो जाए, मेंटली भी बहुत अच्छा हो जाए, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो जाए, वो डांस में भी अच्छा हो जाए, वो सिंगिंग में भी अच्छा हो जाए, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। कोई बच्चा 1 या 2 या 3 एक डायमेंशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। हर चीज़ में वर्सेटाइल हो जाना बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जी, होते हैं, मैं नहीं कहता, बट हमें ये नहीं मान लेना कि भाई हमें अपना बच्चा वैसा ही बनाना है, उस जैसा ही। वो जो है ना अपने आप में बहुत बढ़िया है, उसको बनने दो जो बनता है। वो पौधा है उसको फूट करने दो, अगर वो गुलाब का है तो उसको गुलाब बनने दो, अगर वो गेंदे का है तो गेंदा बनने दो, और अगर वो नीम है तो उसको कड़वा बनने दो, और अगर वो किक्कर है तो उसको कांटे वाला बनने दो, ठीक है ना। हम ये ना सोचें कि हाँ जी नीम पे फूल उग जाए और ऐसा मत होने दो, तो वो अप्रोच ही गलत है, वो सोच गलत है। दूसरी बात रही बात बैलेंस करने की, सिलेबस या करिकुलम हम जिसको कहते हैं और एक्टिविटीज़ को, तो वो करिकुलम डिज़ाइनिंग का ही पार्ट है। हमारे करिकुलम में सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। टीच विद E4 ने जो हमें करिकुलम दिया है, तो वो सब चीज़ें ऑलरेडी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं कि उसमें पता है हमें किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है और उसके साथ क्या एक्टिविटी करनी है। वो इतने बैलेंस्ड वे में पहले से ही एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ डिज़ाइन है कि उसको बैलेंस करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, हमें टाइम देना पड़ता है, वहाँ पे अच्छी टाइम टेबलिंग का खेल है, ठीक है। आप कौन सा डे एक्टिविटी के लिए लगा रहे हैं, कितना ड्यूरेशन आप एक्टिविटी के लिए लगा रहे हैं जी। आप एक पर्टिकुलर रिजर्व डे रख दें एक्टिविटीज़ के लिए, या कोई एक रिजर्व टाइम स्लॉट रख दें एक्टिविटीज़ के लिए, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है जी, ठीक है। तो वहाँ पे बैलेंस करने में एक विल पावर चाहिए और अच्छी टाइम टेबलिंग चाहिए, तो वो बैलेंस हो जाती है चीज़। एक मैंने मतलब कई स्कूल्स की तरफ से ऐसा भी आता है कि कुछ एक्टिविटीज़ या अदर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से या कुछ ऐसा करने से क्या होता है कि टाइम बहुत ख़राब होता है, जिससे हमारा सिलेबस छूट जाता है। तो ऐसा भी बहुत सारे स्कूल्स का रहता है कि हमें अपने जो है स्टडी पर सिलेबस को कवर कराना है, उस पर फोकस करना है। तो हाँ देखिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट कंपैरेटिवली फास्टर रिजल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है ना। आपने बहुत सारा सिलेबस करा लिया जी बच्चे को, सिलेबस किसने कराया? आपने। बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा, आपके पास कोई उसका डेटा नहीं है जी। क्लास में 30 बच्चे हैं, आप तो अपना सिलेबस करा के फ्री हो गए, आपने एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया,
एक इंग्लिश का करा दिया, एक मैथ्स का करा दिया, एक आपने साइंस का करा दिया, EVS का करा दिया। क्या बच्चे ने वो चैप्टर समझ लिया? और कितने बच्चों ने समझ लिया? 30 में से 1 ने समझ लिया, 2 ने समझ लिया, 28 रह गए, 27 रह गए। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता है सिलेबस ओरिएंटेड स्कूल्स के अंदर। लेकिन जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, 1 वीक की बजाय 2 वीक लग जाता है एक चैप्टर को कंप्लीट होने में। लेकिन 2 वीक के बाद जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि 30 में से 50 सीख गए, 30 में से 50% सीख गए, 15 तो सीख गए। वहीं अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से लें तो 1 वीक में 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 2 वीक में 2 कंप्लीट हो गए। लेकिन 2 वीक के बाद 4 लोगों को ही 1 चैप्टर समझ में आया या अच्छे से कॉम्प्रीहेंड हुआ। हम क्रैमिंग की बात नहीं कर रहे, उसका निचोड़ आपको समझ आ जाए, आप उसको समझने लग जाएं, ठीक है ना, उसका क्रक्स आप तक पहुंच जाए। वहीं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में रिजल्ट्स कंपैरेटिवली फास्टर। ठीक है, तो सिलेबस तो स्लो हो गया, अब टीचर के ऊपर भी बर्डन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। आप नंबर ऑफ चैप्टर्स कम रख लें, 1 साल में आप डिसाइड करें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सिखाने की। सब कुछ तो सिखा नहीं देना ना हमने 1 साल में। हमने आइंस्टीन तो नहीं बना देना, और आइंस्टीन आपके बनाने से बनेगा भी नहीं। आइंस्टीन तो अपने आप बनेगा, वो तो पैदा होगा या अपने आप बनेगा, अपनी विल पावर से बनेगा। ठीक है, डॉक्टर कलाम तो अपनी विल पावर से खड़े हुए, तो वो स्कूल नहीं बना सकता। स्कूल में स्टडी के साथ एक एंटरटेनमेंट का भी होना चाहिए थोड़ा, जिससे उनका एक बना रहे, मोटिवेशन बनी रहे। एक सिर्फ बच्चा अगर पूरे 6, 7, 8 घंटे अगर वो लगातार सिर्फ पढ़ रहा है तो बोर हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा है एंटरटेनमेंट। आप किसको कह रहे हैं? हम पंजाबी गाने चला दें, बच्चे को डांस करने के लिए देते हैं? लाइक थोड़ा सा कि बच्चों के लिए, जैसे कि आपने बताया, एक्टिविटीज होना थोड़ा सा एक स्टडी से हटके, क्योंकि कुछ स्कूल जो होते हैं ऐसा बोलते हैं कि जैसे अभी आपने बताया पंजाबी गाना एंटरटेनमेंट उस ले में लेके जाना, लेकिन एंटरटेनमेंट मीन्स कि थोड़ा सा बच्चे को स्टडी सिर्फ सिलेबस से हट कर कुछ करना, कि जो उसकी खुद की एक कह सकते हो आप, उसकी खुद की जो हिडन टैलेंट है, लाइक कुछ को सिंगिंग करना, कुछ को डांसिंग करना, ऑफ कोर्स ये भी चीज़ें हैं, तो क्या ये इन्हेंस करनी ज़रूरी है या नहीं, कि सिलेबस पे ध्यान देना या हमें सिर्फ वो उसकी स्टडी की तरफ लेकर जाना? देखो, एंटरटेनमेंट सिर्फ नाचना गाना नहीं होता है। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो मेरे लिए एंटरटेनमेंट बुक्स, हाँ, मतलब उनकी और भी जो भी उनकी एक्टिविटीज या जो उनकी हैबिट या जो वो पसंद करते हैं कुछ चीज़ें, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, हॉबीज, ये सब अलग चीजें हैं। देखो, स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट जनरेट करे। जी, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला के गाने लगा कर अपना हाथ में बंदूक थमा दें और लो जी हो गया एंटरटेनमेंट, तो दैट इज नॉट एंटरटेनमेंट। वो हम बच्चे को कुछ और ही सिखा रहे हैं, हम बच्चे को अलग ही दिशा दे रहे हैं उसको। हाँ जी, तेरे को गुंडा बनना है या कुछ भी आप मान लीजिए उसको, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट बड़ा मीनिंगफुल वे में होना चाहिए और बड़ा ही सेंसिबल, जिम्मेवारी के साथ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कर दें अगर हम किसी चीज़ में और सही तरीके से कर दें, तो वो चीज़ अपने आप में एंटरटेनमेंट हो जाती है। हमें ज़रूरी नहीं है कि अलग से हम शोर शराबा करके एंटरटेनमेंट उसको दें, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट। स्कूल का काम एंटरटेनमेंट कराना नहीं है, वो सिनेमा घर में जाए और वहाँ एंटरटेनमेंट कर ले जिसको फालतू एंटरटेनमेंट करना। स्कूल का काम है डिसिप्लिन के साथ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक्टिविटीज़ या अपने करिकुलम या अपने जो भी उनको लर्निंग देनी है उसी को इतना इंटरेस्टिंग बना देना कि बच्चा उसको एंजॉय करना शुरू कर दे। प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट देते हुए ऐसा बना देना कि बच्चे का मन करे कि नहीं, आज भी मुझे स्कूल जाना है, वहाँ पे मन लगेगा मेरा। एक्चुअल एंटरटेनमेंट तो वही है, ठीक है ना, ऐसा एनवायरनमेंट। तो दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ना कि एंटरटेनमेंट के नाम पर। अभी आजकल होता यही है कि एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी चल रहा हो, पार्टीज होती हैं स्कूल्स में, जैसे कुछ, उससे बच्चा क्या सीख रहा है? अपना समय बर्बाद करना सीख रहा है। बुराई किसी चीज़ में नहीं है, बट हमें देखना होगा कि वो हम किस मकसद से कर रहे हैं। हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं एंटरटेनमेंट का, या उस एंटरटेनमेंट में भी कुछ ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। उस एंटरटेनमेंट में भी हम कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर है तो बहुत बढ़िया। अभी हमने लास्ट वीक हमने स्कूल में एक एक्टिविटी कराई और मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटी नहीं थी कोई अभी तक की।
हमने एक छोटा सा बैंक बना दिया जी। सब बच्चों को लाइन में लगाया, उनको बोला कि आओ बैंक से पैसे लोन पे लो। सब बच्चे लाइन में लग गए, सब ने पैसे लोन पे लिए। फिर उनको कह दिया अब आपको पैसे मिल गए, अपनी अपनी शॉप खोल लो। पूरा स्कूल हमने ओपन छोड़ रखा था। किसी ने कहीं सीढ़ियों में जाके अपनी शॉप लगा ली किसी चीज़ की, किसी ने कहीं जाके लगा दी। पैसे उनके पास आ गए, ठीक है। उन पैसों से उन्होंने कुछ कुछ सामान खरीदा। हमने स्कूल में स्टोर से उनको कुछ कुछ सामान इशू कर दिया, किसी को बैट इशू कर दिया, किसी को बॉल कर दिया, किसी को हमने बुक्स इशू कर दी। सब ने अपना अपना कुछ कुछ सामान लगा लिया। इतना एंजॉय किया बच्चों ने, वो पूरी सब्जी मंडी वाला सीन हो रखा था। सब आवाज़ें लगा रहे हैं, ले लो कपड़े ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट दैट देयर वाज अ पर्पस इन दैट कि बच्चे समझे मनी कैसे कमाई जाती है, कैसे ली जाती है बैंक से, कैसे उस सामान को बेचा जाता है, कैसे सेल किया जाता है। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाला एक्टिविटी नहीं था स्कूल में कोई हमारे अभी तक का। प्रैक्टिकली उन्हें नॉलेज बढ़ी है। वो 3 घंटे पूरा स्कूल में शोर ही शोर था। आप 2 बंदे साथ खड़े होके एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। हर कोई आवाज़ें लगा रहा है, आज मेरी शॉप पे आ जाओ, आज मेरी शॉप पे आ जाओ। बाद में हमने उनसे रिकवरी करी, हाँ जी किसने पैसा कितना कमाया। फिर बैंक वाले आ गए उनके पास, हाँ जी लाओ जी हमारा पैसा वापस दो। किसी ने प्रॉफिट के साथ लौटाया और किसी को कोई लॉस में गया। फिर हमने उनके लर्निंग आउटकम्स ले लिए। तो ये एंटरटेनमेंट ही तो है, और क्या है। तो ऐसे इंस्टेड ऑफ एंटरटेनमेंट there should be edutainment. There is no need of that kind of entertainment. यहाँ entertainment के नाम पे हम मजाक करें। जी बिल्कुल सर। तो दोस्तों टीच विद E4 के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। ज्योतिष खन्ना जी ने आज हमसे जो टीच विद E4 का एक्सपीरियंस शेयर किया है और एजुकेशन के बारे में, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के बारे में उन्होंने जो अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ हम तक शेयर किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिष जी। आपने हमें इतना अपना अनमोल वक्त दिया और अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। हमारी ऑडियंस को बहुत इससे गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। वो किस तरीके से स्टूडेंट्स हैं या स्कूल्स हैं, किस तरीके से अपनी एजुकेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो फिर से मुलाकात होगी टीच विद E4 के न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।